हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम नॉर्दर्न इराक का एरिया देखते हैं। यहाँ फादर मैरिन अपनी पूरी टीम के साथ एक सैटन के बारे में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पर उसकी मूर्तियाँ पाई गई थी और यहाँ पर वो चर्च के काम से आए थे ताकि पता लगा सके कि यहाँ पर वो मूर्तियाँ क्या कर रही हैं। वो शैतान का काम माँ से बच्चों को दूर करने का था और वो डेविल बहुत ही खतरनाक था और यहाँ पर उनको उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं और काफ़ी चीज़ें उससे रिलेटेड मिलती भी हैं। अब ये सारी चीज़ें उन्हें डॉक्यूमेंट करके वापस लेकर जानी थी चर्च साइट पर अमेरिका में, ताकि वो जाकर इन्फॉर्म कर सके और इस डेविल के बारे में अपने चर्च वाले लोगों को बता सकें। उन्होंने इनको यहाँ पर भेजा हुआ था इसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब फादर ने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी, इसकी मूर्तियाँ वगैरह और हर चीज़ के बारे में जान लिया था। दो डेविल थे जिनकी आपस में ही नहीं बनती थी और वो एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करके लोगों की मदद इसी में हो जाती थी, क्योंकि वो एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करते थे। अब यहाँ पर फादर इनके बारे में सारी रिसर्च अपने डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और जाकर वहाँ पर अपना सारा डाटा जमा करवा देते हैं ताकि इनको पता चल जाए कि इन्होंने कितना ज़्यादा काम इससे रिलेटेड कर लिया है। अब यहाँ पर वो खुद भी बहुत परेशान थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ थी और उन्हें पता था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल शैतान है और इससे मुकाबले के लिए इनको खुद भी ताकतवर होना होगा। अब हम सीन देखते हैं अमेरिका का, जॉर्ज टाउन का। यहाँ पर एक औरत जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो अपनी बच्ची के साथ एक घर में रहती थी। वो बहुत खुश थी और उसकी बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी। अब यहाँ पर हम इस बच्ची को देखते हैं क्योंकि उसकी माँ उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, तो एक दिन उसकी माँ घर पर होती है तो वो अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली थी क्योंकि वो अपनी शूटिंग से जल्दी घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर रेगन अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी और अपनी माँ के साथ खेल रही थी और उसको अपनी चीज़ें भी दिखा रही थी। अब यहाँ पर वो बेसमेंट में जाती है और अपने टॉयज़ दिखा रही थी और यहाँ पर उसकी माँ की नज़र एक ओइजा बोर्ड पर जाती है जो कि उसकी बेटी रेगन का था। रेगन कहती है कि जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं इसके साथ खेलती हूँ और आपको पता है मुझे अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। वो इसको देखकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि तुम इसको अकेले कैसे यूज़ करती हो, इसको अकेले नहीं खेलते, किसी के साथ खेलते हैं, चलो आज तुम मेरे साथ खेलो। वो अपनी बेटी की इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती कि उसके साथ कोई खेलता भी है। अब यहाँ पर जैसे ही वो बोर्ड को पकड़ती है और वहाँ बोर्ड पे कुछ चीज़ें हिलना शुरू हो जाती हैं। वो समझती है कि शायद उसकी बेटी ने किसी मैग्नेट के थ्रू ये सब कुछ किया होगा और वो उसके साथ बहुत हंसती है। वो कहती है ठीक है, मुझे लगता है कि शायद वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहती, इसीलिए ओइजा बोर्ड मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये खुद ही होता है, आपको पता है मेरे साथ कोई खेलता भी है। और वो उसकी बात को सीरियसली लिए बगैर ऊपर आ जाती है और अब सोने का टाइम था और वो सोने के लिए लेट जाते हैं। रात को उसकी बेटी उसके रूम में आ जाती है और वहाँ पर आकर सो जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे सोना है। लेकिन उसकी बेटी कहती है रात में मेरा बेड हिलता है और मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं आपके पास आके सो गई हूँ कि हिलते हुए बेड पे मैं कैसे सोऊंगी मदर। अब यहाँ पर रात को उसकी माँ पानी लेने के लिए बाहर आती है तो उसको घर में अजीब व गरीब चीज़ों हिलने जुलने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन उसको लगता है कि शायद वुडन घर है, थोड़ा पुराना है, इसलिए ये सब कुछ होता होगा और वो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर अपने आप सोने चली जाती है और चीज़ें के बारे में बिल्कुल भी गौर नहीं करती। नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसको लगता है कि शायद मेरी बेटी के साथ कोई इशू होगा, इसलिए उसको ऐसे लग रहा था कि बेड हिल रहा है और वो उठकर यहाँ पर आ गई। अब वो सारा चेकअप करवाती है और यहाँ पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि शायद बच्चे अक्सर डिप्रेस हो जाते हैं जो कि सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं। आपके हस्बैंड पिक्चर में नहीं है और आप अकेली होती हैं और आप भी जाहिर सी बात है बहुत मसरूफ़ रहती हैं, इसलिए रेगन को शायद इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया होगा, बस और कुछ नहीं। आप अपनी बच्ची से बात करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर कहता है कि इस तरह के बच्चे अक्सर अटेंशन लेने के लिए भी ये सब करते हैं, क्योंकि जब माँ भी घर पे नहीं होगी और बाप तो है ही नहीं तो बच्चा अपने आप को कुछ ना कुछ तो मसरूफ़ रखेगा ना। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम फादर मैरिन को देखते हैं। ये फादर यहाँ पर अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में आए थे। फादर कैसे इसकी मदर बहुत बीमार थी और यहाँ पर वो उनका इलाज करवा रहे थे। उनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे कि वो ज़्यादा अच्छे अस्पताल में अपनी माँ को दाखिल करा सके, बस यहाँ पर काम चला रहे थे। अब यहाँ नेक्स्ट डे उनके घर पार्टी होती है। रेगन और उसकी मदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी को स्टार्ट करती हैं और यहाँ पर वो बच्ची आ जाती है, बहुत ही अजीब बिहेव करती है और यहाँ पर अचानक आकर बेहोश हो जाती है। रेगन बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो उसको ऊपर लेकर जाती है क्योंकि उसने अपने कपड़े भी ख़राब कर लिए थे और वो उसको जाके नहलाती हैं और लिटाने के लिए बेड पे ले जाती हैं। अब जैसे ही वो उसका बेड पे लेटाकर बाहर आती हैं, रात में उसका बेड हिलने लगता है और इस दफ़ा तो उन्होंने खुद देखा कि बेड हिल रहा था। उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी। अब उसको कन्फर्म हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ कुछ शायद बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, लिहाजा वो उसको हॉस्पिटल ले गई। अब जैसे ही वो उसको हॉस्पिटल लेकर गई, वहाँ पर भी वो बहुत तड़प रही थी, उसका जिस्म जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहा था। डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगाए और बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख दिए, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस बच्ची के साथ आखिर मसला क्या है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मेडिकली तौर पर बच्ची बिल्कुल ठीक थी,
उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो बार बार हवा में उछल रही थी। अब यहाँ पे उसकी मदर भी बहुत घबरा गई। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और यहाँ पे उसकी फैमिली फ्रेंड्स सब इकट्ठे थे और यहाँ रेगन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर्स भी आ जाते हैं घर पे, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो हवा में उड़ रही है, उन्हें समझ आ जाती है कि ये चीज़ हमारे बस से बाहर है। अब वो उसकी मदर को कहते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ उसकी मदर के साथ उसके सारे दोस्त जो कि बहुत डर गए थे रेगन को देखकर, और रेगन उल्टा चल रही थी पूरे घर में क्योंकि वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी। लेकिन ये बात अभी तक उसकी माँ को और डॉक्टर्स को समझ नहीं आई थी। उनको लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई मेडिकल मसला है, शायद उसके दिमाग में ही कोई फॉल्ट है जो ये सब कर रही है। लेकिन अभी भी उसकी माँ उसको देखकर बहुत डर जाती है और बहुत दुखी होती है कि अपनी बेटी को कैसे मदद कर पाए। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पर उसके सारे दोबारा मेडिकल टेस्ट होते हैं। उसके ब्रेन की हर चीज़, एक एक चीज़ के बारे में डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं और सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। यानी उस बच्ची के साथ मेंटली तौर पर कोई मसला नहीं था, वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम रेगन की मदर को लेकर बैठती हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि आपको अब चर्च से मदद लेनी होगी। इस बच्ची के साथ शायद कोई और इशू है क्योंकि इसके साथ मेडिकल कोई इशू नहीं है। हमने सारे टेस्ट कराए और सब सही हैं। यहाँ रेगन की मदर एक आदमी की मदद लेती हैं जो कि उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। वो उन्हें कहती हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो उन्हें एक फ़ादर के बारे में बताते हैं क्योंकि फ़ादर कैसेस उनके दोस्त थे और वो कहते हैं कि आप उनसे मिलें। फ़ादर कैसेस इस मामले में बहुत अच्छे हैं, वो आपकी बेटी की और आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब अचानक रेगन की मदर को ऊपर से चीखने की आवाज़ें आती हैं और जब वो ऊपर रूम में जाती हैं तो उनकी बेटी बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में ऊपर बेड पे पड़ी होती है। उसको देखकर बहुत दुखी होती हैं और बहुत तकलीफ में आ जाती हैं। रेगन इनके ऊपर भी हमला करती है। वो अपनी माँ को मारने की कोशिश करती है और कहती है जिस तरह तुम्हारे दोस्त को मैंने मार दिया मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उसकी गर्दन घूमकर पीछे आ गई थी। इसको देखकर उसकी माँ बहुत डर गई थी और अपनी बेटी की इस हालत से बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी उसकी मदद के लिए। वो कहती है मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर से अब किसी और की आवाज़ आ रही थी और अब उसको श्योर हो चुका था कि उसकी बेटी को वाकई ही किसी की मदद की ज़रूरत है। अब यहाँ रेगन की मदर फादर कैसे से मिलती हैं और उन्हें कहती हैं कि आपको मेरी मदद करनी होगी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, वो छोटी सी बच्ची है और हम दोनों के पास और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हमें चर्च की और आपकी मदद चाहिए। फादर कैसिस कहते हैं बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने के लिए ज़रूर घर पर आऊँगा और आपकी बेटी को देखूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब यहाँ फादर कैसिस घर आते हैं और जब वो आगे रेगन को देखते हैं तो रेगन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बिस्तर पर बिल्कुल अधमरी पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर से एक बहुत ही गैर इंसानी आवाज़ निकलती है जो कि उनको उनकी मदर के बारे में याद कराती है। और अब इसको कन्फर्म हो जाता है कि वाकई अगर मेरी मदर के बारे में ये जानती है तो ये नॉर्मल बच्ची तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ उनको कन्फर्म हो चुका था कि उसके ऊपर पूरी तरीके से कोई डेविल का साया है और यहाँ फादर को मदद लेनी थी चर्च की। और जैसे ही वो उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, घर देखते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि इस बच्ची ने जो ओजा बोर्ड के साथ किया उसके साथ कुछ गलत हो गया है। और उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर हेल लिखा हुआ था और अजीबोगरीब निशान थे जिनकी तस्वीरें लेकर उनको चर्च के पास जाना था, क्योंकि उनको चर्च को दिखाना था कि यहाँ पर इस बच्ची के साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, तभी उनको एग्जॉर्सिज्म की इजाज़त मिलती। अब यहाँ वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिनको उनको समझ आ जाती है कि उसके अंदर से किसी और की आवाज़ है। अब यहाँ चर्च फादर मैरिन का कहते हैं फादर कैसिस को उनकी मदद लेनी होगी ताकि वो एक्सॉर्सिज्म कर सकें, क्योंकि वो इतने सीनियर नहीं हैं, उनको एक सीनियर फादर को साथ रखना होगा। अब यहाँ पे चर्च ने कह दिया था कि ठीक है उस बच्ची का एक्सॉर्सिज्म किया जा सकता है, लेकिन 2 फादर होंगे, कम से कम 2, और एक बहुत ही एक्सपीरियंस जो कि फादर मैरिन है। वो कहते हैं फादर मैरिन कल आ रहे हैं और हम उनको इस बच्ची के घर भेजेंगे। वो हमारी रिसर्च के लिए इराक गए हुए थे और वहाँ से वो जैसे ही वापस आएंगे उनको उस घर भेज दिया जाएगा। और जैसे ही वो आते हैं वो उस बच्ची के घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको किसी की मदद करने से बिल्कुल भी डर नहीं था। उनको था कि मैं फ़ौरन उस बच्ची की मदद करूँ, उस बच्ची को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आऊँ। और वो बच्ची को आइडिया हो गया था अपने रूम में ही कि नीचे फादर मैरिन आ चुके हैं, क्योंकि डेविल का उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी जैसे उनको डेविल के बारे में। अब यहाँ फादर कैसिस और फादर मैरिन ऊपर बच्ची के रूम में जाते हैं क्योंकि उन्हें अब एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करना था, क्योंकि इस बच्ची के पास ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। वो सारा सामान लेकर आए थे और यहाँ पर जैसे ही वो आकर बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं वो बच्ची तड़पना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो डेविल था वो इतनी आसानी से उस बच्ची को छोड़ने वाला नहीं था। वो सारे दोनों फादर्स को बहुत तंग कर रहा था, उनके सारे वीक पॉइंट सामने ला के रख रहा था और उनको डरा धमका रहा था हर तरीके से, ताकि वो पीछे हट जाए और इस एक्सॉर्सिज्म छोड़ दें, हाइपर हो जाएं, गुस्से में आ जाए, इस बच्ची को शायद नुकसान भी पहुंचा दें। लेकिन फादर मैरिन बहुत एक्सपीरियंस थे, वो बिल्कुल भी उस डेविल की बातों में नहीं आते, बल्कि वो फादर को ऐसे इसको बाहर भेज देते हैं कि आप परेशान मत हो, आप बाहर जाएं, मैं इस बच्ची को खुद डील करता हूँ। और वो वहाँ पर पूरी बाइबल पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो डेविल भी बहुत पावरफुल था। वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है हवा
हवा में उस बच्ची को लेकर और हवा में उस बच्ची को लटका देता है और कहता है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूं अगर तुम लोगों ने बाइबल पढ़ना बंद ना की तो। लेकिन फादर मैरिन उसकी बात नहीं मानते और पढ़ते जाते हैं और वो चीज़ उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देती है। और यहाँ पर हम डेविल को देखते हैं जो कि बहुत ही भयानक था, जो उस बच्ची को पूरी तरीके से पोजेस कर चुका था। अब फादर कैसे अंदर आते हैं क्योंकि उनको पता था कि अब जो भी करना है उन्हीं को करना है। वो आकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब बच्ची की जान बचाना उनके हाथ में है और उन बच्ची को वह आसानी से मरने नहीं दे सकते। फादर के मरने के बाद अब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है एक छोटी सी बच्ची की जान बचाने की। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस डेविल को कहते हैं तुम इस बच्ची को छोड़ो, तुम मेरे अंदर आ जाओ। इस बच्ची से तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे जैसा स्ट्रांग आदमी तुम्हें चाहिए। और वो इनकी बातों में आ जाता है और डेविल तो पागल था, वो फादर की बातों में आ जाता है और वो बच्ची से उस फादर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। उसको भी लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है और जैसे ही वो फादर के अंदर आता है, फादर को समझ आ गई थी कि उनको क्या करना होगा। वो खिड़की से छलांग मारकर अपनी जान ले लेते हैं ताकि उस बच्ची की जान बच सके और वो डेविल ख़त्म हो जाए। और वो ऐसा ही करते हैं और बिल्कुल सही वही होता है जो उन्होंने सोचा था। जैसे ही वो मरते हैं वो डेविल उनकी बॉडी से निकल जाता है, लेकिन वो बच्ची की बॉडी से भी निकल चुका था। अब वो बच्ची पूरी तरीके से क्लियर थी और उसको लग नहीं रहा था कि उसके साथ पहले क्या हुआ। वो सब कुछ भूल चुकी थी और अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रही थी। और यहाँ उसकी माँ ये वाला घर छोड़कर किसी और घर की तरफ चली जाती हैं क्योंकि यहाँ से उनकी बहुत ही खौफनाक यादें वाबस्ता थी और फादर की कुर्बानी को हमेशा याद रखती हैं। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।